नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट नंबर 5। दोस्तों, हम अभी तक 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। IBPS RRB का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस जो है हमें प्रिपेयर करना है। मैं काफ़ी चुन चुन के पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको जो है मटेरियल वही दूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। फालतू की चीज़ें आपको नहीं दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है, मुझे सिर्फ वही देना है। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो राइट साइड में बॉटम में आप यहां देख सकते हैं, आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। आप इसको क्लिक कर दें ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी हमारी नई वीडियोस अपलोड होगी वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। हमारे चैनल का नाम है, आप इसको टाइप करें गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस, सर्च करें, वहां आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो इसमें हमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल में मिलेंगी, बैंकिंग अवेयरनेस की, इंश्योरेंस अवेयरनेस की, कंप्यूटर अवेयरनेस की, आपको क्वांट की वीडियोस मिलेंगी, इंटरव्यू की वीडियोस मिलेंगी। हम धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप जो है इसका फ़ायदा पूरा लें। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई पेड वीडियो नहीं है। आप बस नॉलेज गेन करें और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग इन इंडिया की, कि बैंकिंग जो इंडिया में है उसके बारे में हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में बेसिकली आज जानेंगे। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री का मतलब यही नहीं है कि मैं आपको एक सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आते हैं, मर्जर्स के। उसके अलावा आपके जॉइंट वेंचर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ और म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ बैंक्स ने किए हुए हैं, वो एग्जाम में आते भी हैं। तो हम धीरे धीरे हम SBI के बारे में भी पढ़ेंगे, RBI के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अब हम आज शुरू करते हैं। बैंकिंग इन इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। ध्यान रखिएगा, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो लार्जेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट है वो क्या है आपका, जो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, जो मतलब अभी तक का लार्जेस्ट बैंक है, वो कब आया था दोस्तों? वो कब आया था हम पढ़ेंगे अभी, पर वो कौन है? SBI है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट बैंक नहीं कहूंगा मैं, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक। ऐसा बैंक जो लार्जेस्ट है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन है? SBI है। ठीक है, देखिए आप इसके बारे में पढ़ते हैं। इट ओरिजिनेटेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा इन 1806 एंड देन रीनेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल इन 1809। दोस्तों देखिए क्या था, पहले जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स खोले गए थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स खोले गए थे, जिसमें पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता। वो 1806 में खोला गया था, पर इसका बाद में रीनेम कर दिया गया और इसको नाम दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता जो है फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। अभी हम कहते हैं मुंबई है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, उस टाइम पे ब्रिटिश एरा में कलकत्ता को हम लोग कहते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो पोर्ट कनेक्टिविटी उसकी थी, काफ़ी डेवलप्ड था कलकत्ता, इसीलिए उसी को हम फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते थे। तो सबसे पहले जो है बैंक ऑफ कलकत्ता ही वहीं पे खोला गया 1806 में। उसको रीनेम किया गया, बैंक ऑफ बंगाल उसका नाम रखा गया। ये एक प्रेसिडेंसी बैंक था। फिर एक उसी के बाद दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया 1843 में। दोस्तों इन तीनों बैंकों को ही प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। किस किस को? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक का, नया बैंक का नाम रखा गया। इसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिए। प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया गया? तो वो बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और ये 1921 में इसका मर्जर किया गया था। ध्यान रखिए, ईयर भी ध्यान रखिए। उसके बाद 1955 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम चेंज करके क्या रखा गया दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1955 में।
उसके अगले ही साल 1955 के अगले ही साल 1956 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1955 में इसको रीनेम किया गया, इंपीरियल बैंक को नाम रखा गया एसबीआई, और 1956 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया गया, उसको प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप कर दी गई, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप कर दी गई। ठीक है, इन 1960। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो प्रिंसली स्टेट्स थी कुछ कुछ, उसके अंदर करीबन जो बैंक्स थे वो बेसिकली वहीं पे ही उन बड़े लोगों को ही लोन दिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले है ना, अब इसको भी अपने अंडर ले लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 1959 में एसबीआई सब्सिडरी एक्ट निकाला। इसके अंदर क्या किया, ये जो 7-8 बैंक थे, 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स जो थे, इनको जो है स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक के साथ मर्ज नहीं कहूंगा मैं, स्टेट बैंक के साथ जोड़ दिया गया और उनको नाम दिया गया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, एसोसिएट बैंक्स हैं। ध्यान रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक्स है। कब? 1960 के अंदर जो है 1959 में एक्ट पास हुआ और 1960 में इन 8 को सब्सिडरी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1963 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। मतलब स्टेट बैंक ऑफ मैंने एस्टेब्लिशमेंट ईयर उनका लिखा हुआ है, SBJ का 1943 और SBB का 1944। ये जरूरी नहीं है, बस एक बार आपको बताने के लिए, जानकारी के लिए दे दिया। तो 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का मर्जर किया गया, और 8 जो एसोसिएट बैंक थे उसमें से 2 एसोसिएट बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया। तो अब कितने रह गए दोस्तों? 7 एसोसिएट बैंक रह गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मर्ज करके क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। देखिए, लोगो ऑफ एसबीआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 अक्टूबर 1971 में। जब 1971, ध्यान रखिए, ये वॉर से याद कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उसी साल जो है लोगो का एसबीआई का जो लोगो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। किसने बनाया था? शेखर कामत ने। ठीक है, शेखर कामत ने जो है ये लोगो बनाया। 1 अक्टूबर 1971 को इंट्रोड्यूस हुआ ये। और लोगो कहाँ से आया? एक दोस्तों, एक है ना, अहमदाबाद में एक लेक है, कंकरिया लेक। क्या नाम है दोस्तों? KANKARIA। ये जानकारी के लिए, कंकरिया लेक है अहमदाबाद में। उसकी शेप आप ऊपर से देखेंगे ना तो इस तरह से है, इस तरह से उसकी शेप है, इस तरह से उसकी शेप है। तो माना यही गया था कि कंकरिया लेक से ही इंस्पायर्ड है। कंकरिया लेक की जो है शेप वो इसी तरह की है। यहाँ पे पूरा वाटर है, ध्यान रखिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी कहते हैं कि उससे इंस्पायर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एक, आपका कब नेशनलाइजेशन हुआ इसका? 1956 में। किस एक्ट के थ्रू? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था और 1956 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1959 में इसके जो 8 सब्सिडरी थे वो सब्सिडरी इसके बना दिए गए। 1960 में वो जो है एसबीआई के सब्सिडरी बन गए। वो लोग कितने थे? 8 थे एसोसिएट बैंक्स जो इसके सब्सिडरी कहलाने लगे। उसमें से 1963 में 2 बैंक जो थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो अब एसोसिएट बैंक इन 8 में से 2 तो यूज हो गए ना, 2 को जोड़ के एक बना दिया, तो अब कितने बच गए? 7। तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को कब मर्ज किया दोस्तों? 13 अगस्त 2008 को। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो कि एक एसोसिएट बैंक है उसको भी मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो अब बचे कितने? 6 एसोसिएट बैंक रह गए। फिर उसके अगले ही साल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी मर्ज कर दिया गया 2009 में। अब स्टेट बैंक के कितने एसोसिएट्स रह गए? 5। अभी आपने सुना होगा कि 2017 में इन 5 स्टेट बैंक के जो सब्सिडरीज हैं, जो एसोसिएट बैंक्स थे, और साथ में भारतीय महिला बैंक, इन 6 बैंकों को भी स्टेट बैंक के साथ जोड़ दिया गया। कौन से? 5 एसोसिएट बैंक जो बचे हुए थे और एक भारतीय महिला बैंक, इसको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर? अरुंधति भट्टाचार्य उस टाइम पे चेयरपर्सन थी। अरुंधति भट्टाचार्य बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द बैंक। पहली वुमेन है जिसको एसबीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उनको 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया सर्विस में, ताकि मर्जर आसानी से वो करवा सकें। ठीक है, भारतीय महिला बैंक 2013 में आया था, उसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में था। अब किसी काम का नहीं है क्योंकि अब ये जो है मर्ज हो गए हैं, जानकारी के लिए बता दिया आपको।
ये ऑल वुमेन बैंक था, आपको पता होगा। तो अब जो है स्टेट बैंक अकेला रह गया है, सारे के सारे जो है इसमें मर्ज हो चुके हैं। सारे आठों के आठों एसोसिएट बैंक्स थे जो शुरुआत में 8 एसोसिएट बैंक्स थे, सब के सब अब मर्ज होके किस में बन चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और साथ में भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हो गया है। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आता है दोस्तों मुंबई में, ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैंने और अलग से आपके लिए ले लिया। 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता बना, जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। उसके बाद 27 जनवरी 1921 को जो है तीनों प्रेसिडेंसीज को बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एक्ट आया। उसके अगले साल 1956 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 2 जून 1956 को जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ है, मैंने आपको बता दिया, डेट्स दे दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। नेशनलाइजेशन में इतना बोल रहा हूं, होता क्या है नेशनलाइजेशन, एक बार आप देख लें, हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे बाद में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्राइवेट एसेट्स इनटू पब्लिक एसेट्स बाय ब्रिंगिंग देम अंडर द पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट। मतलब जो भी प्राइवेट जिनके पास एसेट्स हैं, जो भी मतलब अलग से आदमी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके पास जो उसका कंट्रोल था बैंक का, वो हट के अब किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। इसी को नेशनलाइजेशन कहते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको मान लिया गया है, ठीक है, नेशनलाइजेशन। बस लेमन लैंग्वेज में यही बोलेंगे, प्राइवेट एसेट्स को पब्लिक एसेट्स में चेंज कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों हम एसबीआई के बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना हमने, अभी 2017 तक की हमने हिस्ट्री ले ली उसकी पूरी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आता है, कब उसका नेशनलाइजेशन हुआ, कब उसका इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया, ये क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अब हम जानते हैं, इसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं अलग से रिजर्व बैंक का चैप्टर भी लूंगा, उसके अंदर कम से कम 1 घंटा हम लोग रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी हम उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान रखिए। अभी हाल ही में कौन है इसका गवर्नर, मिस्टर उर्जित पटेल हैं, आप जानते होंगे। आरबीआई वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखिए आरबीआई कब फाउंड हुआ था, 1 अप्रैल 1935। द बैंक वॉज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन आता है एग्जाम में, कब फाउंड हुआ था ये भी आता है। तो ये क्या है, 1926 में एक रॉयल कमीशन आई थी इंडियन करेंसी और फाइनेंस पे, जिसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। तो इसी के अंडर ही जो है, इसी के ही कहने से ही जो है रिजर्व बैंक को खोला गया इनकी रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था कुछ एग्जाम में कि सील ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो सील होता है उसमें क्या क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा, एक पाम ट्री बना हुआ है और एक यहाँ पे जानवर है। वो जानवर कौन है दोस्तों, टाइगर। ध्यान रखिए लायन नहीं है, इनिशियली लायन बोला गया था कि हम रखेंगे, पर उसको चेंज करके टाइगर कर दिया गया। तो ध्यान रखिए सील ऑफ आरबीआई में टाइगर है और एक पाम ट्री है, ठीक है। Preamble of the RBI describes its basic functions to regulate the issue of bank notes। मतलब आरबीआई का बेसिक फंक्शन क्या क्या है दोस्तों, उसके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि क्या क्या उनको करना चाहिए, उनका क्या मोटो है, कि उनको बैंक नोट्स इशू करने हैं, अपना मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में रखनी है, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को इस तरह से ऑपरेट करना है कि वो जो कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में रहे। ये उनका प्रियम्बल है। कई बार आता है, छोटा मोटा पूछ सकते हैं कि इसमें से क्या उसका प्रियम्बल नहीं है, ये क्या फंक्शन नहीं है। तो एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया हमने। रिजर्व बैंक के चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। मैंने दोस्तों क्या बताया था, कैलकाटा ही पहले फाइनेंशियल कैपिटल मानी गई थी ब्रिटिश एरा में, पर बाद में उसको मूव कर दिया गया कहाँ पे, बॉम्बे में 1937 में। तो अभी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों आरबीआई का, बॉम्बे में है, जो कि सबसे पहले एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था सेंट्रल ऑफिस। उसको बाद में मूव कर दिया गया 1937 में टू बॉम्बे। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पहले कलकत्ता था, बाद में बॉम्बे उसको घुमा दिया गया 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जो है भारत का ही सेंट्रल बैंक नहीं था, वो म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था टिल 1947 और पाकिस्तान के लिए भी था टिल जून 1948। मतलब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक इंडिया का तो था ही था, बाद में म्यांमार का, साथ ही साथ म्यांमार का, जो क्योंकि पहले म्यांमार जो है इंडियन यूनियन का ही पार्ट था, बाद में वो चला गया। तो टिल 1947 तक म्यांमार के लिए सेंट्रल बैंक की तरह काम किया आरबीआई ने। पाकिस्तान के लिए जून 1948 तक किया, क्योंकि बाद में उनका बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया था, तो वो उनका सेंट्रल बैंक बन गया। ये चीज भी ध्यान रखिएगा।
आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934 जो कि 6 मार्च को आया था। ध्यान रखिए आरबीआई एक्ट कब आया, 6 मार्च 1934 को, और उस एक्ट के बेसिस पे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब चालू हुआ आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 में। तो अगर आपसे पूछे कि एक्ट कब आया था तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, और पूछे कि कब कमेंसमेंट हुआ था बिजनेस तो 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों इनिशियल शेयर कैपिटल कितना था आरबीआई का, 5 करोड़ था। ध्यान रखिए 5 करोड़ के साथ शेयर कैपिटल के साथ आरबीआई चालू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ इनिशियल शेयर कैपिटल था और हर एक शेयर जो है 100 रुपए का था। ये भी ध्यान रखिए। आपको बता दूं जब ये 1935 में बना था तब भी गवर्नमेंट का जो शेयर था वो काफी कम था, मेनली प्राइवेट ओनरशिप में थी, मतलब प्राइवेट लोगों ने ही जो है खरीद के जो है वो ही उनके ओनर थे। ठीक है, तो इसीलिए बाद में इसको नेशनलाइज कब किया गया, द आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस, 2 साल 1.5 साल के बाद जो है आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। प्राइवेट ओनरशिप छीन ली गई और उसको पब्लिक ओनरशिप कर दी गई पूरी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने पूरा उसको एक्वायर किया। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। पहले क्या था, प्राइवेट था, बाद में उसको जो है गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर लाया गया 1949 में। इनिशियल पेड अप कैपिटल कितना था, 5 करोड़ था, और शेयर जो थे वो 100 रुपए ईच थे। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में, और डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरबीआई एक्ट के अंदर जो है शेड्यूल्ड बैंक्स की जो है डेफिनेशन है, ध्यान रखिए। द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो किसके अंदर है, 2nd शेड्यूल ऑफ द एक्ट में। मतलब पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक्स, तो वो है जो आरबीआई एक्ट के अंदर 2nd शेड्यूल, आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन है वो शेड्यूल बैंक्स की दे रखी है। तो आरबीआई के जो 2nd शेड्यूल को जो आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल को जो भी आपको फुलफिल करते हैं बैंक्स, वो सारे क्या कहलाते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। दीज आर बैंक्स which were to have paid up capital and reserves above 5 लाख रुपीस। मतलब ये वो बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स उनको कहा गया जिनके पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स मिला के 5 लाख रुपए से ऊपर हैं, उन्हीं को शेड्यूल्ड बैंक्स कहा गया। और ये जो है 2nd शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को टिक कर देते हैं, पर ध्यान रखिए शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल में दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला हम जानते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, बीआरए है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 में। इट वॉज इनेक्टेड ऑन 10 मार्च 1949। ठीक है, 10 मार्च 1949 को ये इनेक्ट किया गया। देखिए ये क्या है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, इट इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू बैंकिंग कंपनीज। मतलब जब ये इनिशियली आया था तो ये सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के ऊपर जो है एप्लीकेबल था, पर 1965 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एक अलग से अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर, बीआरए के अंदर एक अलग से अमेंडमेंट किया गया 1965 में, और ये बोला गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है इसके अंदर ऐड होंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कौन रेगुलेट करेगा, बीआरए करेगा बाय एडिंग। और ये जो इन्होंने नया अमेंडमेंट किया वो कौन सा सेक्शन डाला, अंडर सेक्शन 56, एक सेक्शन 56 डाल दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और ये बोला गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। इससे पहले वो नहीं था। और कौन से ईयर में किया, 1965 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले ऑल बैंकिंग कंपनीज के ऊपर जो है एप्लीकेबल था, पर 1965 में एक सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐड किया गया और यह कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसके ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, आरबीआई को पावर देता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ही आरबीआई को यह पावर दी गई है कि आप जो है बैंकों को लाइसेंस दे सकते हो, बैंकों का अगर मर्जर हो रहा है उसको भी आप देख सकते हो, और पब्लिक गुड और बैंकिंग पॉलिसी और क्या पेनल्टी आपको लगानी है ये आपको मैं पूरी की पूरी पावर देता हूं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही आरबीआई को ये पावर देता है, ध्यान रखिए, कि बैंकों को लाइसेंस दीजिए, ये दीजिए। ठीक है, एक मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया था।
और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अवध कमर्शियल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, फैजाबाद में, यूपी में आता है ये। At the time, it was the first commercial bank in India having entire Indian board of directors। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा बैंक था जो ट्रूली इंडियन था, जिसके अंदर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इंडियन थे। तो पहला ऐसा कमर्शियल बैंक इन इंडिया जिसके सारा जितना भी बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, सब इंडियन थे। ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? फैजाबाद में, यूपी के अंदर, 1881 में। नाम था अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आप जानते हैं बैंक नेशनलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों बैंक नेशनलाइजेशन से पहले आपको एक कहानी बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए दोस्तों। एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब यही इस कहानी के ऊपर ही काफी कुछ है। देखिए क्या हुआ था, हम लोगों को है ना, जो है ना नेशनलाइजेशन, आपको इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन किया क्यों जा रहा था? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किया, उसके बाद जो है स्टेट बैंक के सब्सिडरी जो एसोसिएट बैंक है उनको भी एक्वायर करके नेशनलाइज कर दिया गया 1960 में। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? उसके बाद 1969 में फिर नेशनलाइजेशन किए गए। दोस्तों क्या हो रहा था कि ये जितने भी प्राइवेट जिनकी ओनरशिप थी ना बैंक्स की, वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को ही जो है लोन दे रहे थे, जो फार्मर्स थे, क्योंकि हमारा एक बेसिकली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। 70% जो है उस टाइम पे एग्रीकल्चर, 80% एग्रीकल्चर था, उसी के ऊपर सब लाइवलीहुड के ऊपर बेस्ड थे, और उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, कोई लोन नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो गलत हो रहा है कि आप जो है जो पैसा है वो बड़े ही लोगों को दे रहे हैं, जो नीचे के वर्ग के लोगों को कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनका कहना यह था कि हम उनको पैसा देंगे तो हमें कुछ पैसा वापस आएगा ही नहीं, वो सारा एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये तो गलत है, हम जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हम जो है पब्लिक गुड की तरफ ध्यान देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बैंकों को उठा के नेशनलाइज करना चालू कर दिया। बोला कि ये लो, आपका जो प्राइवेट ओनरशिप का ये लो, आपके पैसे ये लो, और हमें सारे शेयर ट्रांसफर करो, हम गवर्नमेंट है, हम आपको ये ऑर्डर देते हैं। तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कह रही है तो भाई देना ही पड़ेगा। तो इसी तरह उस टाइम पे एक प्रियदर्शनी भी जिनको कहा जाता है, आप जानते होंगे प्रियदर्शनी किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी जी को। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं भैया, अब तो जो है आपको फार्मर्स को लोन देना पड़ेगा, एक काम करते हैं बैंकों को नेशनलाइज करते हैं और बांटो गरीबों को, बांटो फार्मर्स को लोन। तो उन्होंने क्या किया, 14 बैंक्स थे जो थे कमर्शियल बैंक्स, 14 जो थे, उनको क्या किया, पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो ही गया था, स्टेट बैंक के सब्सिडरीज जो थे वो भी हो गए थे, एसोसिएट बैंक से उनको भी नेशनलाइज कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा अभी जो और बड़े बड़े 14 बैंक हैं जिनका डिपॉजिट करीबन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मैं आपको बता चुका हूं, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स बताए हैं मैंने आपको। तो अभी आप ध्यान रखिए, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इन सबका मिला के जो डिपॉजिट है करीबन 50 करोड़ तक था इन 14 बैंकों का। 14 बैंक्स का 50 करोड़ डिपॉजिट आसपास था। वो 14 बैंक जो कमर्शियल बैंक थे, इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि इनको नेशनलाइज कर दो, इनको जो है गवर्नमेंट की ओनरशिप ले आओ। उन्होंने क्या किया, इन 14 बैंकों को जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को एक एक्ट निकाला, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स। ध्यान रखिएगा, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स, ठीक है, ये निकाला और बोला कि जो है ये जितने 14 बैंक हैं इनको नेशनलाइज कर दो और इनको बोलो कि एग्रीकल्चर में लोन बांटें। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में कितने बैंकों को किया गया? तो 14 कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया। कौन से ईयर में आया था? 1969 में आया था। कौन सी डेट अगर पूछे तो 19 जुलाई 1969 को किया था। कौन उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे? तो वो इंदिरा गांधी जी थी, जिनको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई जी। ध्यान रखिए, हालांकि उन्होंने 16 जुलाई 1969 को इस्तीफा दे दिया था, पर ये नेशनलाइजेशन के खिलाफ भी थे मोरारजी देसाई जी, पर तब भी नेशनलाइजेशन हुआ क्योंकि ये पब्लिक गुड की तरफ था, जहां पे लोगों, बड़े बड़े लोगों को लोन ना बांट के आप नीचे डाउन ट्रॉडन लोगों को अगर लोन दे रहे हैं, तो यही तो एक नेशनलिस्ट इकोनॉमिक का, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक का काम होता है कि जो है सबको जो है बराबर नजरों से देखना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, आपको प्रॉफिट ना कमा के सोशली सोचना पड़ता है, ठीक है।
तो ध्यान रखिए ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले फेज में, इसको पहला फेज भी कहा गया 1969 को नेशनलाइजेशन का, तो ये 1969 में आया था और 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। अगला फेज दोस्तों कब आया था दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों को बैंक्स जो हैं 50 करोड़ इन सबका, इन 14 बैंकों का मिला के था, 50 करोड़ के आसपास डिपॉजिट्स थे, तो वो बांटने लगे खूब, जैसा गवर्नमेंट ने कहा वैसा बांटने का पूरा बांट रहे थे। अब लोगों को भी, जो एग्रीकल्चर वाले लोगों को भी पैसा मिलने लगा, तो वो क्या करते थे कि वो पैसा चुकाते नहीं थे, तो इससे बैंकों की हालत थोड़ी और खराब होने लगी। तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी का थोड़ा बहुत लोगों ने वो भी किया, बहिष्कार भी किया, बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद इमरजेंसी आ गई और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। फिर 1980 में दोबारा आई इंदिरा गांधी जी, पर उनका जो है मोटिव यही था कि मुझे तो सारे बैंकों को नेशनलाइज करना ही है। इन्होंने और क्या किया, फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया 1980 में, जिसको सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन भी कहा जाता है। बैंक नेशनलाइजेशन सेकेंड फेज 1980 में आया, 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया इसके अंदर। इस टाइम भी प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी, जिनको प्रियदर्शनी कहा जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे आर वेंकट रमन थे। देखिए और एक दो मैंने पॉइंट लिए हैं। इलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1865 में हुआ है, आज भी है ये। पंजाब नेशनल बैंक का 1894 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने ले लिया अलग से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1969 में बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स का। उसके बाद दूसरा नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1980 में। पहले नेशनलाइजेशन में 14 बैंकों का किया गया, दूसरे नेशनलाइजेशन में 6 बैंकों का किया गया। ये चीज ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेकेंड फेज में 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे ना दोस्तों, इसमें से एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और पहले नेशनलाइजेशन में पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों को बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक का। मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के अंदर मर्ज कर दिया गया 1993 में। तो क्योंकि देखिए 14 नेशनलाइज बैंक तो 1969 में थे और 6 बैंक 1980 में थे, तो टोटल 20 नेशनलाइज बैंक हो गए थे। तो 20 नेशनलाइज बैंक में से दो को मिला के एक बना दिया गया, तो अब कितने रह गए, 19 नेशनलाइज बैंक रह गए इन 1993 में। तो ये ओनली मर्जन बिटवीन नेशनलाइज बैंक्स था जो 1993 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं, एग्जाम में आते हैं। अभी हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लूंगा मैं। इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ नेशनलाइज्ड बैंक ने टाई अप कर रखे हैं, टाई अप कह रहा हूं मैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज खोली हुई हैं जिसमें दोनों की ओनरशिप होगी, या एक से ज्यादा बैंक्स है तो उन सबकी ओनरशिप होगी। इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस पूछा था कि इसमें कौन कौन से बैंक हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक इसके अंदर जो है, और तीसरा कौन सा है, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, जनरल ग्रुप। तो इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस में कौन कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक और जनरल ग्रुप, ये तीनों की तीनों जॉइंट वेंचर बनाते हैं। कौन सी कंपनी बनाई इन तीनों ने मिलके, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस। ध्यान रखिए ये एग्जाम में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस। देखिए ये इस बार मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, या तो किसी इंश्योरेंस एग्जाम में टकराएगा या फिर किसी बैंक के एग्जाम में तो टकराएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने बैंक ऑफ इंडिया का कभी वो देखा है क्या लोगो, उसमें स्टार बना हुआ है, तो स्टार का मतलब है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन का मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो जापान की है। ये तीनों की तीनों ने मिलके स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस बनाया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार का मतलब अगर आपको लोगो नहीं पता है तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया भी इसके अंदर, जेवी के अंदर, इस जॉइंट वेंचर में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला आप देखेंगे पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। तो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, और मेट लाइफ इंक जो है कंपनी है यूएस की, उसके साथ मिलकर बनाया है। कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस, तो कैनरा बैंक है इसमें, और एचएसबीसी इंश्योरेंस होल्डिंग्स कंपनी जो है वो भी इसमें है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ये आपकी कुछ 3-4 मैंने जॉइंट वेंचर्स कंपनी ली है जो इंश्योरेंस कंपनीज और नेशनलाइज्ड बैंक के बीच में जॉइंट वेंचर बने हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड कंपनीज और नेशनलाइज्ड बैंक के बीच में भी जॉइंट वेंचर्स बने हैं। देखिए एक तो बड़ौदा पायोनियर म्यूचुअल फंड है, इसमें पता चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा है, और ये आने के कम चांस है क्योंकि ये डायरेक्ट दिख रहा है।
प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड इसमें नहीं पता चल रहा है तो ध्यान रखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक है और प्रिंसिपल ग्रुप जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की, उसके बीच में है पंजाब नेशनल बैंक और प्रिंसिपल ग्रुप। अगला आप देखेंगे BOI, बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स फ्रांस, कंपनी जो है फ्रांस की है, इसके बीच में है। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, इसमें भी पता चल रहा है कैनरा बैंक है और रोबेको है, एक कंपनी म्यूचुअल फंड की जो नीदरलैंड्स की है। यूनियन KBC म्यूचुअल फंड, इसमें भी पता चल रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और KBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि बेल्जियम की है। तो दोस्तों इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, खासकर 3 है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस आ चुका है एग्जाम में, स्टार यूनियन डाइची इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड रहेगा। बाकी भी आप देखिए, बाकी क्या है देखने से पता चल जाती हैं, अगर आप पढ़ लेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे ही खत्म करता हूं, क्योंकि अगला जो है एक लास्ट हमारा पार्ट जरूर रह गया है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। 1991 जो इम्पोर्टेंट ईयर था, आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर जो है नरसिम्हम कमेटी आई थी 1, आपको ध्यान रहा होगा। उसके बारे में मुझे आपको बताना है, वो 10-15 मिनट लगेगा उसमें, वो मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो है बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत ही आराम से और बहुत तरीके से ले रहा हूं, मैं कुछ भी जो है बहुत अच्छे से नोट्स बना रहा हूं ताकि जो है आपको वही चीज़ें मिले। मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स ले रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इसको छोड़े ना बीच में, इसको बराबर पढ़ते रहें। हर 1-2 दिन में आपको बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर मिलता रहेगा, और ये बिल्कुल फ्री वीडियो है, कोई आपसे जो है चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आप जो है नॉलेज गेन करें, ये मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको जो है नॉलेज मिलनी चाहिए और आपको एग्जाम में जो है इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। आप रीजनिंग मैथ्स ज़रूर करें, पर उसके पीछे इतना ना भागे, क्योंकि वो आपको 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 1 मिनट में 1 नंबर देगा, या आपको 3-4 सेकंड के अंदर 1 नंबर दे देगा। तो मार्क्स दोनों के बराबर हैं। स्मार्ट वर्क कीजिए, इसके अंदर आप करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे ही, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है मैथ्स का, रीजनिंग का, इसलिए। पर इसका पैटर्न कुछ चेंज नहीं होगा, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसलिए। पर कोर्स है वो बहुत कम है, इतना सा है, इसको आप बराबर पढ़ लेंगे। इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, ये चीज़ मत करिए। आराम से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना ईजी है और कितना आसान है। तो दोस्तों मैं जानबूझ के आपको PDF नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये लिखें, क्योंकि अगर हम जब ये चीज़ ध्यान रखिए, आप बड़े से बड़े किसी भी IAS लेवल के बच्चे को भी आप पूछ लीजिए, नोट्स जो बनाते हैं ना दोस्तों, वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? हम जब नोट्स लिखते हैं ना दोस्तों तो हमें याद हो जाता है। आप ये आदत, हम दरअसल ये सोचते हैं कि यार क्या नोट्स बनाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप जब लिखते हैं ना तो वो आपको याद हो जाता है। इसलिए आप जो मैंने आपको ये जो भी दिया है ना आज तक, आप उसे लिखें, अपने नोट्स खुद बना लें, इसी को कॉपी करें, पर आप लिखें ज़रूर, तो क्या है आपको याद हो जाएगा। स्मार्ट वर्क कीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पेपर करीब है, स्मार्ट वर्क कीजिए, आप पक्का सिलेक्ट होंगे, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो नॉन BTech स्टूडेंट हो, आप सिलेक्ट होंगे। पर ये चीज़ें फॉलो कीजिए।